अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी का आज 27वां लेक्चर है, जिसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने स्टार्ट किया हुआ, उसके कंट्रीज, उसके कैपिटल्स पढ़ी। अब हम उसके जनरल एमसीक्यूज देखेंगे कि उसमें जनरली जो एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके मैप को देखते हैं और यहीं से हम अपने एमसीक्यूज भी देखेंगे। हमने पहले साउथ अमेरिका पढ़ा, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। अच्छा, यहाँ से हम अटलांटिक ओशन से, ठीक है जी, तैरते हुए अफ्रीका की तरफ आए। ये सारा, ये जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका है। ये थोड़ा सा एशिया का पार्ट भी मिला देते हैं और इसको सी को अगर काट दें तो ये सारा अफ्रीका है, ये भी। अच्छा, अब अटलांटिक ओशन, अब अफ्रीका के बिल्कुल टॉप पर एक ओशन है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ओशन नहीं, सॉरी, सी कहते हैं इसको। तो ये सी और अटलांटिक ओशन ये आपस में कनेक्टेड हैं एक जिब्राल्टर स्ट्रेट से। ठीक है, आगे हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, मैप से तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो मतलब अफ्रीका और यूरोप आपस में जो डिस्कनेक्टेड हैं, आपस में सेपरेट हैं, या अफ्रीका और यूरोप को जो सी जोड़ता है वो मेडिटेरेनियन सी हो गया। अच्छा, और एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो सी है उसको रेड सी कहते हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है जी। अब ये जितने भी यहाँ पर ट्रेड होती थी यूरोप की, जैसे यहाँ पर ये इंग्लैंड है और ये ट्रैवल करते थे, यहाँ बहुत लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करके जाते थे इंडिया से तिजारत करने, चाइना से तिजारत करने। खैर, पिछली सदी में इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ये वाला रूट अख्तियार करते हैं, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए हम रेड सी की तरफ आते हैं। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पर इजिप्शियन पेनिनसुला था और आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। चुनाचा इन्होंने एक कैनाल बनाई जिसको सुइस कैनाल कहते हैं। इस सुइस कैनाल इन्होंने बाकायदा इसको आर्टिफिशियली बनाया गया और रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रेट आ जाती है, गल्फ ऑफ एडन आ जाता है। मंडप स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, ये इस तरह तीन आपस में कनेक्टेड है। ओके जी, जिब्राल्टर स्ट्रेट जिसका भी हमने जिक्र किया, तो वो स्पेन और मोरक्को, यानी कि यूरोप में स्पेन कंट्री है, जबकि अफ्रीका में मोरक्को। ठीक है जी, मराकश। इस तरह वो हम कहते हैं ना कि तारिक बिन जियाद ने अपनी कश्तियां जला दी थी समंदर में दाखिल होने से पहले, एटसेट्रा। तो ये वही रूट है यहाँ पर। ठीक है, जिसको जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। जिब्राल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक छोटा सा रीजन है, यह ये वाला रीजन जिसका यूके पे कब्जा है, और इसको स्पेन से अलग करके जिब्राल्टर का नाम दिया गया है। और यहाँ पर स्पेन का कब्जा नहीं, यूके का कब्जा है। ठीक है जी। और यही जिब्राल्टर वो साहिल है जहां पर तारिक बिन जियाद ने अपनी कश्तियां जलाई थी। खैर, अब एक एमसीक्यू तो ये गया, स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कौन करता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। और दूसरा, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कौन से जोड़ता है? जनाब, ये जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, यानी कि एक तरफ मेडिटेरेनियन सी हो गया और एक तरफ अटलांटिक ओशन हो गया। ओके, मेडिटेरेनियन सी जो सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को। ऊपर देखें यूरोप है और नीचे अफ्रीका, तो ये आपस में इनको सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है, आप जो भी कह सकते हैं। अच्छा, मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी भी लगता है, एशिया भी लगता है, अफ्रीका और यूरोप ये सब तमाम लगते हैं, अटलांटिक ओशन भी। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है सब। फिर आ जाता है मंदब स्ट्रेट। मंदब स्ट्रेट क्या है जी? गल्फ ऑफ एडन विद रेड सी। मंदब स्ट्रेट, स्ट्रेट वगैरह इनकी सब टर्मिनोलॉजीज में पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो ये पानी की तंग पट्टी होती है जो दो पानी के बड़े, या जो सॉइल के दो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करती है, या दो पानी के जो मेजर पार्ट्स हैं उनको जोड़ती है, जिस तरह रेड सी और ये अरेबियन सी को आपस में जोड़ने वाली मंदब स्ट्रेट है, या बाबुल मंदब है, मंदब स्ट्रेट भी कहते हैं इसको। ये आपस में जोड़ रही है। और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ क्या होता है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो रेड सी से हम मूव करें इधर, तो यहाँ ये जो स्ट्रेट जैसे क्रॉस करेंगे, मंदब स्ट्रेट जैसे क्रॉस करेंगे, गल्फ ऑफ एडन आ जाएगा, फिर अरेबियन सी आ जाएगा। तो आप ये देखें, तो रेड सी मंदब स्ट्रेट से होता हुआ गल्फ ऑफ एडन में आएगा, गल्फ ऑफ एडन से अरेबियन सी से जुड़ता है। तो ये तमाम ये कनेक्शन है, ये एमसीक्यू इस तरह आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर ये रेड सी, बाबुल मंदब,
ठीक है। इसके एक तरफ देखें ये एशिया का कंट्रीज हैं सारे, अरेबियन पेनिनसुला, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। और इधर देखें एथियोपिया, इरिट्रिया, ठीक है जी, जिबूती, और इसी तरह और सूडान वगैरह हैं। लेकिन ये यहाँ पर मंदब स्ट्रेट के इर्द गिर्द जो यमन है, ये वो पॉइंट है जहाँ से यूरोप तिजारत करता है। इसलिए ये जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर, यमन, जिबूती, एथियोपिया, ठीक है, यहाँ ज़्यादातर पपेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, और ज़्यादातर पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है यहाँ पे, जंगें रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं एक्सेट्रा। तो इसलिए इनकी मईशत बहुत कमज़ोर है। इनको फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, यमन, जिबूती और इरिट्रिया को, जो भी इस स्ट्रेट के इर्द गिर्द है। ओके, रेड सी, अगेन रेड सी का एमसीक्यूज है कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। एक तरफ एशिया है, अरेबियन पेनिनसुला वगैरह, और एक तरफ अफ्रीका है, यानी कि इजिप्ट, एथियोपिया, इरिट्रिया एक्सेट्रा। एक एमसीक्यू 2023 में भी आया था कि रेड सी इज कनेक्टेड टू विच गल्फ थ्रो बाबुल मंदब स्ट्रेट, द गल्फ ऑफ एडन, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा है। तो ये रेड सी है, ठीक है जी, और ये गल्फ ऑफ मतलब मंदब स्ट्रेट से जाता है, गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन के साथ जुड़ता है मंदब स्ट्रेट के जरिए। तो ये मंदब स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ एडन है। ओके, टोटल एरिया इसका 30.37 मिलियन किलोमीटर है अफ्रीका का, और इसके अंदर 54 कंट्रीज हैं, डिटेल से पढ़े हमने। अल्जीरिया इसका एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया है, और पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया इसका लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरह स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया जिबूती है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंट्री, हमने देखा था मैप में। आगे हम इनको पढ़ेंगे भी, जो इनसे एमसीक्यूज भी आएंगे। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जो है वो सीचिलीज है, इसकी सिर्फ 1 लाख यानी 100,000 पॉपुलेशन है। ओके, 16 कंट्रीज इसके ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। 16 कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, जिस तरह बोट्सवाना, बर्किना फासो, बुरुंदी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कार, ठीक है, और चैड, एथियोपिया, एस्तवानी, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, रवांडा, साउथ सूडान, युगांडा, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये देखें यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री कौन सा होता है, जिसके इर्द गिर्द जिसको कोई समंदर ना लगता हो, ये सारे लैंड लॉक्ड है। ये एक छोटी सी ये एक फार्मूला है मैंने बनाया, अगर इसको देखें कनेक्ट करके अगर होता है तो उम्मीद है इससे किसी हद तक याद हो जाएगा। बिल्ली, बिल्ला भी लगा दें, इधर कोई बंदे का नाम लगा दें, बिल्ला built beautiful castles, erecting elegant structures like magical nights, reflecting stars under zenith। अव्वल तो मैंने जितने आपको कनेक्शंस बताए हैं, जो पहले बता चुका हूँ, और कंट्रीज और कैपिटल, तो इंशाल्लाह ये आप खुद भी बना सकते हैं, इसको अपनी तरफ से कोई ना कोई इजी करके बना लें इसको। अच्छा जी, इक्वेटर कंट्रीज, 7 इक्वेटर कंट्रीज हैं, ये भी हमने पहले पढ़े थे, और इनको स्कर्दू के एस के नाम से याद किया जा सकता है। स्कर्दू के एस, साउटोमियन प्रिंसिपी, गैबोन, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। और ये बिल्कुल सेंटर में कलरफुल कंट्रीज हैं ये वाली। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सेंटर में ये लाइन है, तो आपको याद हो जाएंगे। एटलस माउंटेन रेंज, अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या खूबी हैं जी। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक माउंटेन रेंज है, एटलस माउंटेन रेंज 2500 किलोमीटर, यानी कि ये लार्जेस्ट है, अफ्रीका कंटिनेंट की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है 2500 किलोमीटर। और ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। मोरक्को के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये इसका जो हाईएस्ट पीक है, टॉबकल पीक किसको कहते हैं, मोरक्को में है ये, और अटलस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक इधर ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉटेस्ट डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, वो इसी एरिया में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में कह सकते हैं। ये दुनिया का हॉटेस्ट बड़ा डेजर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोल्डेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा या कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका।
अच्छा, अगर बड़े की बात करें कि बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो भी अंटार्कटिका। तो दुनिया का ये बड़ा डेजर्ट नहीं है, लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा है। तो वैसे ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, जिसकी अगर स्फेयर की बात करें तो 90 लाख किलोमीटर या 9.2 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। अच्छा, ये थर्ड है, तो फर्स्ट कौन सा है? अंटार्कटिका, अभी हमने पढ़ा। 1 करोड़ 40 लाख मुरबा किलोमीटर उसकी उसका एरिया है। इसका सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आर्कटिक डेजर्ट है, वो यूरोप के ऊपर वाला। तो एंड ये जो अंटार्कटिका का है वो लार्जेस्ट है, जबकि आर्कटिक वाला सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन ये दोनों कोल्ड है। हॉटेस्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट हॉटेस्ट है। ये 10-11 कंट्रीज में ऐसे फैला हुआ है, सूडान, चैड, नाइजर, माली, ठीक है, किसी में थोड़ा है, किसी में पूरे कंट्री में फैला हुआ है। अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ठीक है जी, ये तकरीबन ये कंट्रीज मैंने लिख दी हैं। ओके। ये इसी से याद आया, वैसे इसको नॉर्थ अफ्रीका में ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है एक्सेट्रा। 17 जून को क्या कहते हैं, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। क्योंकि हम सहारा की बात पढ़ रहे थे, तो बस मैंने इसलिए 17 जून, क्योंकि पास्ट पेपर्स में पूछा हुआ 17 जून जो है वो, या डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट वाला दिन कौन सा होता है, 17 जून। ओके। लेक विक्टोरिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। दुनिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ी थी। 82,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो लेक विक्टोरिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और इसका एरिया है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको जॉन हैनिंग स्पेक ने डिस्कवर किया था। और ये देखें, ये इसको हमने पहले भी पढ़ा है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया के दरमियान ये टक कंट्रीज हमने पढ़े थे। जॉन हैनिंग स्पेक, ये है जी नाम। ओके। दुनिया की साल्टिएस्ट लेक भी इधर ही अफ्रीका में है, दुनिया की साल्टिएस्ट लेक, यानी कि जिबूती के अंदर, कंट्री जो है जिबूती है उसके अंदर ये है। और ये इसका आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह ये साल्टी लेक है, बहुत ज़्यादा साल्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा ड्राई होता है साहिल पे, वाइट, बिल्कुल वाइट होते हैं। लेक कैरिबा, ये 2023 के पेपर्स में एमसीक्यूज आया था। लेक कैरिबा जो कि जैम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान है, ठीक है जी, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बिल्कुल देखिए बॉर्डर पर है, ऊपर जैम्बिया है, नीचे जिम्बाब्वे है, और यहाँ पर ये ये वो लेक है कैरिबा। ओके। रिवर नील वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रीका के लिहाज से, वो वेरी फेमस। रिवर नील तो दुनिया का लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, जिसको हजरत उमर ने सैयदुल नहार भी कहा था। सैयदुल नहार यानी कि नहार कहते हैं दरिया को, तो सैयद सैयद कहते हैं सरदार को, तो दरियाओं का सरदार हजरत उमर ने कहा था। उस वक्त अमेरिका वैसे भी डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बारे में नहीं जाना जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा यही रिवर था। और इसी के नाम हजरत उमर ने खत लिखा था कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बहते हो तो फिर बहते रहो, एटसेट्रा। लेंथ 6,650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये 11 कंट्रीज के दरमियान से गुजरता है, पास होता है 11 कंट्रीज के नाम के दरमियान से, जबकि 3 कैपिटल्स ऐसे हैं जहां से ये गुजरता है, जोबा, खर्तूम, कायरो, ठीक है। इजिप्ट यानी कि साउथ सूडान से होता हुआ सूडान, फिर इजिप्ट, और ये इनके कैपिटल्स हैं साउथ सूडान के, जोबा, खर्तूम और कायरो, ये याद रखना आपने। ओके। वाइट नील और ब्लू नील, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं मेन जो दरियाई नील है, ठीक है, जिसमें वाइट नील जो है वो, मतलब दोनों खरतूम के मुकाम पर मिलते हैं। वाइट नील का सोर्स लेक विक्टोरिया है, ये बड़ी है, लेक विक्टोरिया तंजानिया में कह सकते हैं इसको। अच्छा, ब्लू नील मतलब ये ओरिजिनेट तंजानिया से होता है, लेक विक्टोरिया तो तंजानिया में नहीं है, सेंटर में है 3 कंट्रीज के। और ब्लू नील जो है लेक ताना एथियोपिया से निकलता है। ये जो व्हाइट नील है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है, 85.6% वाटर जो है वो व्हाइट नील से आता है। जबकि जो ब्लू नील है ये छोटा दरिया है, 1450 किलोमीटर, ठीक है, और व्हाइट नील के अंदर अपने आप को खत्म कर लेता है, एथियोपिया और सूडान से गुजरता हुआ लेक ताना से ही निकलता है। तो ये
बड़ा कम्प्रिहेंसिव मैप मैप है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये लेक विक्टोरिया है और यहाँ से देखें ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वाइट नील यहाँ से। और ये चलता चलता देखेंगे ये ब्लू, ये लेक ताना है, लेक ताना से ब्लू नील ओरिजिनेट हो रहा है। और ये यकीनन खर्तूम का मुकाम है जहाँ दोनों रिवर मिल जाते हैं, और उसके बाद ये रिवर नील रह जाता है सिर्फ। ये वाइट नील भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके लोकल। ओके, यहाँ पर रिवर कांगो भी है जो दुनिया का डीपेस्ट रिवर है, 230 मीटर गहरा। ये दुनिया का सबसे गहरा रिवर है, जो दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, सॉरी अफ्रीका का। क्योंकि अफ्रीका का जो लार्जेस्ट है, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर भी अफ्रीका में ही है। तो ये जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो रिवर, ये अफ्रीका का सेकंड लॉन्गेस्ट है। और दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा है ये आपने कमेंट में बताना है। ओके, इसकी 4700 किलोमीटर लेंथ है, 4700 किलोमीटर। ओके, और ये अटलांटिक ओशन में गिरता है। इसकी एक और ख़ास बात यह है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कि इक्वेटर को ये 2 मरतबा क्रॉस करता है। ओनली रिवर विच क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। देखें, पहली बात तो ये इसका कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये सेंटर में यहाँ पर इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये पहले ऊपर जाता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, फिर नीचे आता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, अटलांटिक ओशन में अपने आप को ख़त्म कर लेता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।